हेलो एंड नमस्कार डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू रॉ क्लासेस। मेरा नाम है रुपेंद्र शेखावत एंड आई एम बैक with a packed episode line up with some interesting news articles and some headlines. Dear friends, कैसे हैं आप सभी लोग? आप वीकेंड है, आज सैटरडे है, तो आई होप कि आप वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता ही है, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। हम इसके अंदर हम करंट अफेयर्स तो देखते ही हैं, कुछ आर्टिकल्स उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है राइटर का वो हम देखते हैं, प्लस इसके साथ में हम हमारी पर्सनैलिटी जो है उस पर काफ़ी फोकस करते हैं कि कैसे हम हमारी पर्सनैलिटी को एक इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके साथ हमारा जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है उस पर भी कहीं ना कहीं हम ध्यान देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा जो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एन्जॉय एवरीथिंग यू डू, वेदर इट डूइंग योर फेवरेट टास्क और जस्ट सिटिंग अलोन। डियर फ्रेंड्स, आपने कई बार एक सवाल जो है सुना होगा कि आप क्या करना एंजॉय करते हैं। होता है ना, कई बार आप कहीं जाते हैं तो आपके रिश्तेदार पूछ लेते हैं या आपके दोस्त पूछ लेते हैं कि यार तू जो है क्या करना पसंद करता है, या आप ऐसा कौन सा काम है जिसे करने में मज़ा आता है। डियर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि आप जो भी काम करें उसके अंदर आपको एन्जॉयमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि किसी का एक फेवरेट स्पोर्ट है। मेरा अपने एग्जांपल देता हूँ कि मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, तो मेरे लिए एक वो एन्जॉयबल थिंग है कि जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो एन्जॉय इट लॉट। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं घर में अकेला बैठा हूँ तो मैं उस टाइम उसे एन्जॉय नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर मैं आके घर पर अकेला बैठा हूँ तो मुझे उस मी टाइम जो होता है, जैसे हम कहते हैं मी टाइम, मेरा खुद का टाइम जो होता है, तो उसे भी एंजॉय करना आना चाहिए। तो आप जो भी काम करें, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आप चाहे खेल कूद कर रहे हो, या जस्ट सिटिंग अलोन, आप खुद अकेले बैठे हो अपने कमरे में बुक्स पढ़ रहे हो, तो उस टाइम हर जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, आप चाहे चल भी रहे हो, तो उस हर चीज़ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब आप चीज़ों को एंजॉय करने लग जाते हैं ना, तो आपका जो नज़रिया है अपनी लाइफ को लेकर वो काफ़ी बदल जाता है। आपकी जो लाइफ में नेगेटिविटी होती है वो काफ़ी कम होने लगती है, एंड आपको जो चीज़ें हैं लाइफ के अंदर आसान लगने लगती है। आप अपनी ज़िंदगी को जो है काफ़ी और खुल के जीना शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप इस थॉट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा एंड इस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। देन उसके बाद आप देखेंगे कैसे आप जो रोज़ाना हम कहते हैं ना कि टेंशन है थोड़ा, ये सब चीज़ें दूर होने लगेगी एंड आप अपनी ज़िंदगी को मोर पॉजिटिवली वे में जीना शुरू करेंगे। विद दैट सेड फ्रेंड्स, आज का ये हमारा कोट था एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का जो सवाल है, जैसा कि आपको पता है, ये हमारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही होता है। जो बर्निंग टॉपिक्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो आज का सवाल है कि नेम द कंट्री विच स्टार्टेड द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन। आपको इस देश का नाम बताना है दोस्तों जिसने हाल ही के अंदर जो हाइड्रोजन पावर है या फिर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपका इसका आंसर पता है तो इसका जवाब दीजिए, एंड हाउएवर इसका आंसर नहीं पता है तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप इसके अंदर रिसर्च कर लीजिए, देन उसके बाद जो है इसका आंसर जब आप लिखेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा आसान लगने लगेंगी, और आपको जो आंसर है वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। आपको पता चलेगा कैसे फर्स्ट कंट्री कौन सी थी, देन सेकंड कंट्री कौन सी है, एंड थिंग्स लाइक दैट। आपको चीज़ें और समझ में आने लगेंगी। विद दैट सेड फ्रेंड, ये था आज का सवाल जिसका आंसर जो है आप मुझे दीजिएगा। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड आर्टिकल्स। आज है 30 of September, दैट इज सैटरडे, एंड आज का जो पहला आर्टिकल है फ्रॉम द हिंदी न्यूज़पेपर, पुश फॉर मोर वुमेन दिस टाइम इन द पुलिस। डिफरेंट, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही के अंदर एक जो बिल था वुमेन रिजर्वेशन को लेकर इन द लोकसभा, एंड जो स्टेट की होता है ना विधानसभा होती है, एंड जो हमारे सेंटर में है लोकसभा, इनके अंदर जो वुमेन का रिजर्वेशन था उसको बढ़ाने की बात जो बिल था वो पेश किया गया था, एंड होपफुली वो पास भी हो गया है। एंड करंटली जो है जो हमारे वहाँ वहीं जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने भी इसके ऊपर साइन कर दिया है, एंड दिस इज़ नाउ अ लॉ, ये एक लॉ बन चुका है। ये फ्रेंड्स, जो इस आर्टिकल का पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि कैसे हमने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो अभी एक कदम उठाया है, कि कैसे हमने रिजर्वेशन दिया है वुमेन्स को इन ऑल द लोकसभा एंड ये जो स्टेट की विधानसभा होती है इन सभी में। उसी की तरह हमें और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा चीज़ों को इन द स्टेट पुलिस। जो पुलिस है ना, हमारे किसी भी स्टेट की पुलिस होती है, तो उन सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है हमें वुमेन का रिजर्वेशन है उसको एक बार और चेक करना पड़ेगा कितना कम है, हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड उसमें जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उन सभी के ऊपर बात की गई है इस आर्टिकल में। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, देखिए दोस्तों, ये जो हमने कैसे देखा कि जब से आज़ादी हमें मिली है तब से लेकर ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल था इन लोकसभा,
तो ये बिल तब से चला आ रहा है, अब जाके चीज़ों को आसान करी गई है एंड अब जाके जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। वैसे ही जब वुमेन का जो रिजर्वेशन है इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो इसको लेकर भी काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और बताया गया कि कैसे माइट नॉट अगर अनटिल द जनरल इलेक्शन एंड डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सच एज पेंडिंग सेंसस 2021 एंड द डिलीवरेशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, ये जो अभी पास हुआ है ना लॉ वुमेन रिजर्वेशन का लोकसभा के अंदर, तो बताया गया कि ये जो लॉ है इसको भी काफ़ी अभी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इम्प्लीमेंट होने के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी जो इलेक्शन आने वाले जनरल इलेक्शन, इसके अंदर इस चीज़ को लागू करना एक असंभव चीज़ है। एंड उसके बाद भी 2029 में जब इलेक्शन होंगे तो उस समय भी हो सकता है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए, बिकॉज जो 2021 का सेंसस जो है जनगणना वो अभी करना बाकी है। एंड जब तक वो नहीं होगी उसके बाद ही जो हमारे पास आंकड़े आएंगे उसके बाद ही चीज़ों को जो है जो कहते हैं ना कि रिजर्वेशन देना है हमको इतना %, तो जब तक सेंसस नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो जो प्रॉपर डेटा जब तक नहीं होगा, तो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाना अभी के लिए एक मुश्किल काम लग रहा है। करंट वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लॉ मेकिंग, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि अभी जो रिजर्वेशन है वुमेन्स के पास वो है 14.4%, सिग्निफिकेंटली कहीं ज़्यादा है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जहां हमारे पास 4.9% था, वो अब जाके हमारे पास 14.4% हुआ है लोकसभा के अंदर। तो ऐसे धीरे धीरे जो चीज़ें हैं आज़ादी के बाद में आगे बढ़ी है लोकसभा एंड इन स्टेट की जो विधानसभाएं होती हैं इन सभी के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ बात करी गई है कि कैसे पुलिस जो रिफॉर्म्स हैं उसके अंदर भी थोड़ा जोर देने की ज़रूरत है, और कैसे वुमेन की जो सिचुएशन है या वुमेन के जो राइट्स हैं उनको थोड़ा और जोर देने की ज़रूरत है इन द पुलिस डिपार्टमेंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पुलिस फोर्सेस, जैसे कि आपको बता दोस्तों कि हर स्टेट की पुलिस के लिए एक मतलब हर स्टेट की पुलिस जो होती है उसके पास 30 या 33% का एक रिजर्वेशन कोटा होता है फॉर द वुमेन। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 पुलिस वाले हैं तो उनमें से 30 या 33 जो पुलिस वाले होंगे वो फीमेल्स होंगे। एंड उसके बाद है कि द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द स्टेट, लेकिन अभी जैसा कि जो लेटेस्ट आंकड़े हैं 2022 के अकॉर्डिंग, उसके अंदर बताया गया कि जो एवरेज है वो है 11.7% का, कि कैसे रिजर्वेशन का जो कोटा है फॉर द वुमेन इन स्टेट पुलिस वो 30 या 33% है। लेकिन अभी तक जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज पूरे भारत के अंदर 11.7% जो है हर स्टेट के अंदर पुलिस जो है वो फीमेल ऑफिसर्स हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे जो रिजर्वेशन तो है वुमेन्स के पास 33% का, बट उसके बाद भी जो इंडक्शन है यानी कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है इन द पुलिस एज अ पुलिस ऑफिसर या पुलिस फोर्स के अंदर वो काफ़ी कम है। तो वेरिएशन हम लोगों को देखने मिलती है कि कैसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर कैसे जो वेरी करता है पुलिस का नंबर वो अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं केरला या मिजोरम या गोवा के अंदर जो 6 से लेकर 11% जो है रिप्रेजेंटेशन है वुमेन्स का इन द पुलिस फोर्स। वही बिहार के अंदर है 17.4%, चंडीगढ़ में सबसे हाईएस्ट अबाउट 22% एंड जम्मू एंड कश्मीर में है अमंग द सबसे कम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है अबाउट 3.3%। तो हर स्टेट का एक अलग अलग जो डेटा है वो सामने यहाँ पे बताया गया है, और कैसे ऑन एन एवरेज जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना अभी कि कैसे ऑन एन एवरेज पूरे देश के अंदर जो वुमेन का रिजर्वेशन है या वुमेन्स का जो इंडक्शन है इन द पुलिस इट्स ओनली अबाउट 11.7%। तो ये देख रहे हैं ना दोस्तों कि कैसे हमारे पास कोटा तो है, हमारे पास हम कहते हैं ना कि एक वुमेन्स के लिए जो है एक रिजर्व है सीट्स इन द पुलिस फोर्स, लेकिन उसके बाद भी वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी कम है। तो इन चैलेंजेस को देख के इन सभी चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें चीज़ों को और आसान बनाने की ज़रूरत है फॉर द फीमेल पुलिस ऑफिसर्स। चैलेंजेस इन रिक्रूटमेंट, अब देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं इतना कोटा होने के बावजूद भी जो वुमेन्स का जो एक पार्टिसिपेशन इन द पुलिस वो इतना कम क्यों है। आर्टिकल के अंदर बताया गया कि कैसे जो लैक ऑफ परमानेंट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होते हैं उनकी एक कमी है हर स्टेट के पास, यानी जो हम कहते हैं ना कि जो भर्ती करवाते हैं जो भी पुलिस का जो रिगार्डिंग एक डिपार्टमेंट होता है, तो उसके अंदर काफ़ी कुछ जो एक पॉलिटिक्स होती है कह लीजिए, या फिर एक जो परमानेंट चीज़ें हैं ना कि किसी भी चीज़ को लेकर, यानी परमानेंट चीज़ों का मतलब है कि अगर किसी स्टेट को इंडक्ट करना है या कोई भर्ती निकालनी है तो उस समय पे जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या फिर रिजर्वेशन जो होता है उन सभी चीज़ों को ध्यान रख के जब पुलिस की भर्ती निकाली जाती है तो उस समय पे एक टोटल अमाउंट जो है या टोटल नंबर जो है पुलिस ऑफिसर्स का जो फीमेल ऑफिसर्स का तो वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट करने में नाकामयाब होते हैं। इसी वजह से जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो कम होता हुआ नज़र दिखाई देता है हमें इन सभी पुलिस डिपार्टमेंट्स में। नीड फॉर वुमेन इन लॉ इन्फोर्समेंट, देखिए दोस्तों कि ये हम देखते हैं कि कैसे कमी तो है,
लेकिन कमी होने की पुलिस ऑफिसर जो है वो फीमेल पुलिस ऑफिसर, उनकी कमी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कैसे हमें ज़रूरत है वुमेन जो ऑफिसर्स हैं या वुमेन पुलिस जो कर्मचारी हैं, इनकी ज़रूरत क्यों है। इनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कैसे पॉस्पेक्ट के तहत जो है काफ़ी केसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं कि हर जगह एक फीमेल्स को या चिल्ड्रंस को लेकर जो एक क्राइम रेट बढ़ती हुई जा रही है। तो उन सभी केसेस के अंदर जो एक वुमेन ऑफिसर का एक इन्वॉल्वमेंट है, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब कोई फीमेल एक जो अपराधी होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए हमें एक फीमेल पुलिस वाले की ही ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि कैसे जो चीज़ें हैं वो कितनी और कठिन होती जाती है जब ऐसी सिचुएशन जब सामने आती है ना, कि किसी फीमेल जो फीमेल कल्प्रिट है उनको पकड़ने की बात आती है, लेकिन हमारे पास या किसी स्टेट की पुलिस के पास वो इतने ऑफिसर्स नहीं है या इतने फीमेल ऑफिसर्स नहीं है ताकि इनसे सभी केसेस को हैंडल कर सकें। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इट ऑल्सो मेंशन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट विथ फर्दर नेसेसिटेट्स वुमेन्स रिक्रूटमेंट इन द पुलिस। यही सबसे बड़ा एक हमारे लिए एक जो कहते हैं ना मोटिवेशन या फिर कहेंगे एक ज़रूरत जो है, सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि क्योंकि क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए फीमेल ऑफिसर्स या फीमेल पुलिस कर्मचारियों की जो है वो ज़रूरत है। पुलिस रिफॉर्म एंड इंसेंटिव्स, सेंट्रल लेवल पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी इंसेंटिव्स देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को ताकि वो इंडक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस, जो फीमेल पुलिस है उन सभी को इंडक्ट करे। इसलिए अलग अलग लेवल पे जो है एक इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। रिफॉर्म सेटिस्फैक्टरी इंक्लूडिंग मर्जिंग वुमेन पुलिस विद रेगुलर फोर्स, हाउएवर सम स्टेट्स हैव बीन स्लो इन इम्प्लीमेंटिंग दीज रिफॉर्म्स। देखिए दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो सहायता प्रदान की जाती है या एक फाइनेंशियल इंसेंटिव जिसे कहते हैं ना, कि हर स्टेट को एक फाइनेंशियल एक हेल्प दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप जो है थोड़ा और अपनी ओर से एफर्ट्स लगाइए ताकि और फीमेल जो है वो पार्टिसिपेट करें इन दी भर्ती, जो जितनी भर्तियाँ होती है पुलिस की, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट करें ताकि जो कोटा है एक जो उसको फिल किया जा सके। तो इन सभी चीज़ों की बात बताई गई है दोस्तों इस आर्टिकल में कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि स्टेट्स के अंदर जो नंबर ऑफ वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंकरेजमेंट, इट सजेस्ट दैट नीड फॉर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड इन एवरी स्टेट्स। बताया गया है कि कैसे जो चीज़ों को और आसान किया जा सकता है, कि कैसे जो वुमेन्स का जो इंडक्शन है इन द पुलिस वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए बताया किया है कि कैसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाया जाए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जाए या इंकरेज किया जाए वुमेन को टू ज्वाइन पुलिस फोर्सेस। और साथ ही साथ बताया गया कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो है या सभी स्टेट्स है उन सभी के अंदर इक्वल पे की बात की गई है। इक्वल पे तो होता ही है, लेकिन उसके साथ जो अलग अलग फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि एक पुलिस स्टेशन है उसके अंदर मान लीजिए कि हर एक बेंच होती है ना, एक वुमेन बेंच बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो कोई भी लेडीज़ अगर आके या कोई भी वुमेन आके अगर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहे तो उनके लिए एक सुविधा की बात हो सके कि हर थाने के अंदर एक वुमेन बेंच होगी, या जहाँ पे सिर्फ वुमेन्स जो है या 4-5 कांस्टेबल्स, वुमेन कांस्टेबल्स एंड एक जो लेडी ऑफिसर है वो काम करते होंगे, जहाँ पे वो जो वुमेन आएगी उनकी एक जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सके। तो ऐसे कुछ स्टेप जो है वो हर स्टेट की पुलिस उठा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर इक्वल जो कहते हैं ना कि एक मेल टॉयलेट अलग, फीमेल टॉयलेट अलग, ऐसे कुछ बेसिक स्टेप जो है उनको उठाने की ज़रूरत है। ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की ज़रूरत है टू इनकरेज वुमेन टू जॉइन पुलिस फोर्सेस। पैरेलल विथ लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, अब दोस्तों क्योंकि 128 अमेंडमेंट जो हुआ है अभी, जिसके अंदर 33% का जो रिजर्वेशन है वो देने की बात की गई है वुमेन को इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो वैसे ही एक हमें ज़रूरत है कि हम एक ऐसा लॉ भी पास करें जिसके द्वारा जो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन इन द पुलिस उसको भी हम बढ़ा सकें। स्पेशल ड्राइव को लॉन्च कर सकते हैं ऐसे स्टेप्स उठाने के लिए, जैसे कि हमने किया था इस 128 अमेंडमेंट के लिए टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन इन लॉ इन्फोर्समेंट। और बताना पड़ेगा, देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होगी इस लेवल पे, बल्कि सरकार को जो है स्टेट लेवल पे हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट लेवल पे हो, दोनों ही सरकारों को जो है अपने अपने स्तर पर एक मुहिम जो है या एक स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि वुमेन को जो इनकरेज किया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि कैसे आज भी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वुमेन। तो ये सभी जब चीज़ें पता चलेगी, यानी कि पब्लिक में जब आउट होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक वुमेन्स के अंदर जो है
वो कहीं ना कहीं एक जज्बा जो है या पार्टिसिपेशन है टू ज्वाइन पुलिस फोर्सेस, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और आर्मी, आपको पता है हाल ही के अंदर आर्मी ने पिछले साल जो परमानेंट कमीशन देने की जो बात थी उसको फिक्स किया था कि कैसे अभी तक नॉन परमानेंट कमीशन थी, लगभग 10 या 12 साल के बाद या 15 साल के बाद वुमेन ऑफिसर्स को रिटायर कर दिया जाता था फ्रॉम आर्म फोर्सेज, लेकिन अब एक परमानेंट कमीशन देने की बात हुई थी, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है ऑलरेडी इन द आर्म फोर्सेज। अब जो है विद जैसे कि होता है ना कि मेल ऑफिसर्स जो होते हैं वो एट अ टाइम उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है 45-50 उसके बाद में, तो वैसे ही लेडी ऑफिसर जो है उनकी भी रिटायरमेंट की एज जो है वो एक परमानेंट कमीशन दे दिया गया उनको, और वो भी सर्व कर सकती हैं टिल द एज ऑफ 40-45 या 50 तक। तो दोस्तों ये था आज का पहला आर्टिकल। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी, कैसे आपको जो है पुलिस, जो वुमेन पुलिस है उनका एक इम्पोर्टेंस पता चला होगा, कैसे वो एक अलग रोल प्ले करती है इन द सोसाइटी, उनका जो एक अलग रोल होता है, ताकि वुमेन जो है वो भी एक कहते हैं ना कि बेझिझक हो गए अपनी रिपोर्ट जो है एक पुलिस थाने में दर्ज करा सकती हैं। व्हेन दे सी, जब उनको पता लगेगा कि हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक अलग से वुमेन्स ही बेंच है, तो ऐसी चीज़ें आसान की जा सकती हैं थोड़ा, और अगर स्टेप्स उठाए जाए सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट उनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये जो कमी है पुलिस ऑफिसर्स की या वुमेन पुलिस ऑफिसर की, उसको पूरा किया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड आर्टिकल, जो हमारा आज का सेकंड आर्टिकल है, ग्लोबल डिस्प्यूट सेटलमेंट इंडिया एंड अपीलिएट रिव्यू। देखिए दोस्तों, आपको जैसा पता है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर बढ़ गया। जैसे हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं राइस के, उसके बाद में एक्सपोर्टर भी हैं। तो सिर्फ राइस की बात नहीं है दोस्तों, अलग अलग जो चीज़ें हैं हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी लॉज होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो उन सभी में कुछ लॉज होते हैं या कुछ एक कहते हैं ना कि एक हमारे पास सॉरी बेग पार्डन, हम कहते हैं ना कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है हमें फॉलो करने पड़ेंगे इस ट्रेड के अंदर। तो उन सभी जो लॉज है उनको रिवाइज करने की ज़रूरत बताई गई है कि कैसे अभी G20 के मीटिंग हुई थी, उसके अंदर सभी देशों ने एक ज़रूरत महसूस करी है कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और चीज़ों को और आसान बनाने की ज़रूरत है इस समय पे। Emphasize the necessity of reforming the WTO. The commitment seeks to address the current dysfunctionality of the WTO's dispute resolution mechanism. हाल ही अभी आपको पता है ना दोस्तों कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, UN की बॉडी है, जो एक वर्ल्ड लेवल पे रूल्स एंड जो लॉज है वो इम्प्लीमेंट करती है, कैसे ट्रेड करेंगी दो कंट्रीज़ या अमंग डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रेड होगा उसके अंदर जो डिफरेंट लॉज है वो WTO बनाता है। तो उन सभी लॉज को लेकर बताया गया कि कैसे जो डिस्फंक्शनैलिटी है WTO के अंदर वो जारी है अभी भी, और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, मान लीजिए कोई दो कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई जब इशू आ जाता है तो उस इशू को रिजोल्व करने के लिए जो समय लगता है या जो मैकेनिज्म है वो फेल हो चुका है कहीं ना कहीं, तो उसको रिवाइज करने की ज़रूरत महसूस बताई गई है इस आर्टिकल के अंदर। डिस्फंक्शनैलिटी और WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2-tier panel has been non-functional since 2019 because the United States have blocked the appointment of appellate body members. देखिए दोस्तों, 2019 से ही ये जो WTO है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर चीज़ें जो है खासा एक सही तरीके से काम नहीं कर रही है। यानी कि मान लीजिए किसी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई ट्रेड को रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो उसको रिजॉल्व करने में WTO पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और इसका मेन कारण बताया जा रहा है USA को, क्योंकि USA ने जो है वो अपीलेट बॉडी मेंबर्स जो हैं उनका अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं रोक रखा है अभी तक। अब अपीलेट बॉडी मेंबर्स एक 7 या 9 लोगों का एक ग्रुप होता है, जो कि किसी भी जो दो देशों के बीच में कोई भी टसल चल रही है ट्रेड को लेकर, तो उस टसल को लेकर थोड़ा सा चीज़ों को रिव्यू करते हैं, देन उसके बाद में अपना फैसला सुनाते हैं जो दोनों ही पार्टीज़ को मंजूर होता है। तो इस बॉडी को या इस जो मेंबर्स की जो बॉडी है, इसके जो मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो रोकी हुई है 2019 से ही USA के द्वारा। तो दिस सिस्टम इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग कोहेरेंस एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन WTO डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बॉडी है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू रिजॉल्व द इश्यूज। तो इस बॉडी का हाल मतलब अभी तक कोई गठन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि USA ने जो मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट पे रोक लगा रखी है। कंपेयरिंग WTO एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बताया गया कि कैसे 493 इशू जो है अभी तक सॉल्व किए हैं WTO ने सिंस 1995, एंड जो वर्ल्ड हाई मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने सिर्फ 190 केसेस सॉल्व किए हैं सिंस 1947।
तो अगर देखिए दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड जो है वो कोई आज या ऐसा कोई 10 साल पहले की बात नहीं है, ये चला रहा है सिंस एंशिएंट टाइम्स। मुझे जैसे पता था पहले शिप्स से ट्रेड होता था, देन उसके बाद फ्लाइट से होने लगा, एंड देन उसके बाद ट्रक धीरे धीरे ऐसे चीज़ें जो है वो और एडवांस होती गई। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड कोई आज की बात है, ट्रेड बहुत पुरानी बात है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर भी जो है इतने समय से सिर्फ 190 केसेस ही सॉल्व करे हैं या फिर 493 केसेस ही रिजॉल्व किए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि इतने कम केसेस होंगे। डेफिनेटली पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कई देश जो है आपस में ट्रेड करते हैं, और कहीं ना कहीं आपस में जो इश्यूज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं क्रिएट होते होंगे। लेकिन उन इश्यूज़ को जो रिजॉल्व कर पाने में दोनों ही जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो WTO हो चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, तो काफ़ी डिले हो रहा है। जो भी केसेस हैं इनको रिजॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। दैट दिस अंडरस्कोर्स द सिग्निफिकेंस ऑफ WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। तो इन डेटा से ही ये पता चलता है कि कैसे दोनों ही सिस्टम या दोनों ही जो पार्टीज़ हैं या दोनों जो कोर्ट्स हैं, चाहे WTO हो चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, दोनों ही एक जो डिले है वो ज़रूर कर रहे हैं इस इशू को रिजॉल्व करने में। USA opposition to appellate review leaning towards the dejudication, which means reduce the role of international court and tribunals in the trade matters. The stance challenges the concept of appellate review process. देखिए दोस्तों, जो US है, USA का कहना है कि अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ही हमको अगर हेल्प लेनी है तो वो कहीं ना कहीं WTO के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड की। हम जब वर्ल्ड ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका कोई रोल नहीं हो जाता है, क्योंकि एक जब ट्रेड की बात होती है ना तो उसके अंदर जुडिशियलाइजेशन जो होता है उसको कम करने की ज़रूरत बताई गई है कि कैसे जुडिशरी का यूज़ है वो कम करके हमें सिर्फ जो WTO के मेंबर्स हैं उनको ही कोई भी इशू जो है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो USA का स्टैंड है वो एक बताता है कि क्यों ज़रूरत है एक अपीलेट रिव्यू प्रोसेस की। देखिए दोस्तों, जब किसी भी दो पार्टीज़ के बीच में कोई इशू होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए जब कोर्ट बीच में आता है तो उस समय सिर्फ पूरा रोल जो है कोर्ट का हो जाता है। लेकिन जब WTO अपने हाथ में लेता है चीज़ों को तो उस समय जो अपीलेट रिव्यू प्रोसेस होता है, यानी कि दोनों ही पार्टीज़ की सुनना या जो भी तर्क है या तर्क वितर्क जो भी सुनने हैं वो एक WTO का मैटर बन जाता है। तो इसीलिए जो वो मैम में बता रहा आपका कैसे वो बॉडी की ज़रूरत है, तो वो बॉडी की बहुत ज़रूरत है इस समय के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ अपीलेट रिव्यू, अब बताया गया कि क्या इंपॉर्टेंस है अपीलेट रिव्यू की। अ चेक ऑन द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस इन रूलिंग एंड सिमिलर टू हाउ नेशनल कोर्ट सिस्टम वर्क्स। अब देखिए दोस्तों, ये जो अपीलेट रिव्यू जो कमेटी होती है, अभी कमेटी का काम क्या होता है कि ये चेक करती है कि कोई भी जो लॉ है बनाया गया WTO के द्वारा उसको दोनों ही कंट्रीज फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, या एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अगर दो कंट्रीज आपस में बहुत समय से ट्रेड कर रहे हैं तो वो किस लेवल तक ट्रेड कर रहे हैं, एंड जो फेयरनेस है उनके ट्रेड के अंदर वो कितना बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई दोनों ही जो देश हैं आपस में एक दूसरे को जो कहते हैं ना कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या चीज़ें जो है सही ढंग से नहीं चल रही हैं। तो इन सभी जो फेयरनेस है किसी भी ट्रेड के अंदर तो उसको चेक करने का काम होता है अपीलेट रिव्यू का। तो जब अपीलेट रिव्यू नहीं होगा या वो मेंबर्स की टीम ही नहीं होगी तो ये सब जो चेक्स है वो कौन करेगा। इसीलिए एक इम्पोर्टेंस बताई गई है कि क्यों हमें सिर्फ इंटरनेशनल जो जस्टिस कोर्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एक ज़रूरत है कि एक ऐसी बॉडी जो प्रॉपर सिर्फ ट्रेड के लिए बनी हो और सिर्फ उसी जो रूल्स हैं उन्हीं को लेकर बात करती हो। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है एक अपीलेट रिव्यू बॉडी की। ISDS जो है दोस्तों, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब इसके अंदर बताया गया है कि कैसे एक प्राइमरी मीन्स टू सेटल द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए दोस्तों, जब कोई भी ट्रेड होता है तो उसके अंदर एक अलग लेवल पे एक इन्वेस्टमेंट भी होती है। प्राइवेट प्लेयर्स जो है जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं एक इश्यूज़ जो हैं वो पक्का जब जो ट्रेड होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो कंट्रीज ही उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, बल्कि एक प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं या प्राइवेट पार्टीज जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन उनका ज़रूर होता है। लेकिन जब डिस्प्यूट हो जाता है इस ट्रेड के अंदर तो जो इन्वेस्टर्स थे तो उनकी भी एक कुछ फरियाद ज़रूर बनती है इसके अंदर। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी एक बॉडी गठित करने की ज़रूरत बताई गई है। अब इश्यू क्या है ISDS के साथ में? इशू बताया गया कि हैव ऑफन प्रोवाइडेड डाइवर्जिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम ट्रीटी प्रोविजंस एंड रीच्ड कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन लेड टू द इनकंसिस्टेंट डिसीजन एंड लीगल रीजनिंग। अब देखिए दोस्तों, ये जो ISDS जो कमेटी है, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो जो WTO खुद की जो रिव्यू कमेटी है,
ये अपीलेट रिव्यू, और दूसरी है ISDS। अब ISDS का जो रोल है वो ये है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं इनके इशू को रिजॉल्व करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इन्वेस्टर के इशू रिजॉल्व करते हैं तो उसके साथ साथ जो इनके डिसीजन होते हैं वो एक कोई रोबस्ट नहीं होते हैं, या फिर एक कहूँ कि दोनों ही पार्टीज जो होती हैं उनको मंजूर नहीं होते हैं, ऐसे कुछ डिसीजन लिए जाते हैं ISDS द्वारा भी। तो उन सभी चीज़ों को लेके बताया गया कि कैसे इनकंसिस्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं या लीगल रीजनिंग जो होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठती है। तो इसीलिए जो ISDS का एक रेजोल्यूशन होता है या एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टीज़ को एक मंजूर नहीं होता है। बेनिफिट्स ऑफ अपीलेट मैकेनिज्म would rectify legal errors, harmonize interpretation and bring coherence, consistency and predictability। अब बार बार जो इम्पोर्टेंस है वो इसके अंदर अपीलेट रिव्यू मैकेनिज्म को दिया जा रहा है। अब अपीलेट रिव्यू मैकेनिज्म जैसा मैं आपको बताया दोस्तों स्पेशली जो बनी है वो ट्रेड के जो रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ना उसी को लेकर बनाई गई है। तो उसका एक इम्पोर्टेंस तो हर जगह मतलब जो ट्रेड होता है उसके अंदर होगा ही, क्योंकि इट वुड रेक्टिफाई लीगल एरर्स। जो भी लीगल एरर्स होंगे उनको तो ये बिल्कुल जो लाइमलाइट है वो तो वहाँ तो लाएगी। इसके साथ जो हार्मोनाइज इंटरप्रिटेशन जो होते हैं इंटरप्रिटेशन लाना है या फिर इसके अलावा ब्रिंग कोहेरेंस कंसिस्टेंसी ये सब लाना भी एक इसका काम है। और इसके साथ साथ बताया गया कि कैसे इंडिया का जो एक रोल है इसके अंदर वो ये है कि इंडिया एक कहता है ना कि इंडिया के ग्लोबल बेस्ड या ऑर्डर है या रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है उसको एक इम्प्लीमेंट करना। तो एक इंडिया का इंस्टांस बताया गया कि कैसे इट प्रिज्यूम दैट सपोर्ट टू द आइडियल ऑफ एन अपीलेट रिव्यू। तो इंडिया का जो एक स्टांस है वो अपीलेट रिव्यू को लेकर ही है, क्योंकि इंडिया तो हमेशा से ही चाहता है कि जो चीज़ है वर्ल्ड वाइड वो एक बराबर ग्लोबल जो ऑर्डर है रूल बेस्ड ऑर्डर है उसके सिंक्रोनाइजेशन में चले। तो इंडिया का सिर्फ यही स्टांस है कि जो भी हो यानी कि जो भी अगर अपीलेट रिव्यू अगर हम लागू करते हैं तो वो भी एक प्रॉपर रूल बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पार्टी को ही फ़ायदा हो इससे। तो दोनों ही पार्टियों या दोनों ही देशों के बीच में जो फ़ायदा है उसकी बात करी गई है इंडिया द्वारा बताया गया कि कैसे अब ज़रूरत है एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर की जो कि अलाइन करता है इसके साथ में। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये एक अपीलेट रिव्यू जो है वो एक सिंक्रोनाइज करेगा इंडिया के रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर के साथ में। तो फ्रेंड्स ये था सेकंड आर्टिकल। आई होप कि आपको ग्लोबल ये इसके अंदर ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको एक जो इशू है ये सिर्फ चल रहा है तो इसको लेकर डीप में जाएंगे तो थिंग्स विल गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो आपको एक ऊपर से मैंने एक आइडिया दिया है आपको चीज़ें सिर्फ आसान बनाने के लिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द हेडलाइंस ऑफ द डे। आज की जो हेडलाइंस है किरण एंड्स इंडिया 72 वेट फॉर द वुमेन शॉट पुट मेडल। किरण जो है इन्होंने 72 ईयर्स का जो लॉन्ग वेट है हमारे भारत में एक मेडल का इंदर शॉट पुट उसको ख़त्म किया है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। तो मेरी कंग्रेचुलेशंस टू हर। चाइनाज क्रॉस सी बुलेट ट्रेन विल लिंक 5 सिटीज़ इन फ्यूजान। अब चाइना ने हाल ही के अंदर एक क्रॉस सी बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया है जो कि 5 सिटीज़ को जोड़ेगी अक्रॉस चाइना। और इसके साथ साथ ही रुईशियांग जैंग जो है सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग रुईशियांग जैंग जो है उन्होंने जीता है इस साल का शस्त्र रामानुजन प्राइज़। रामानुजन प्राइज़ आपको पता है दोस्तों मैथमेटिक्स के जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो रामानुजन प्राइज़ होता है और वो दिया गया है रुईशियांग जैंग को। इसके साथ हम एज ऑफ कंसेंट अंडर पॉस्को मस्ट रमीन। दोस्तों हाल ही के अंदर बताया गया कि कैसे पॉस्को एक्ट के तहत जो एज ऑफ कंसेंट होती है मैरिज के लिए वो 18 ईयर्स थी, तो उसको बदलने की बात की गई है कि कैसे उसको 16 साल किया जाए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन ये जो जितने बढ़ते हुए क्राइम्स है ना इनको देखते हुए बेंगलुरु के हाई कोर्ट ने बताया कि कैसे इस एज को कम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस रिव्यू में इसका रिव्यू हुआ था तब बताया गया कि नहीं अभी भी ये जो एज है 18 एज ये एक परफेक्ट एज है फॉर द कंसेंट ऑफ मैरिज। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको चीज़ें ये जो हेडलाइंस है ये समझ में आई होगी एंड ये दोनों जो हमने आर्टिकल्स देखे वो भी आपको आसान लगे होंगे। तो फ्रेंड्स दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ रॉक क्लासेस। आपको कोई डाउट है या कोई सवाल है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अमंग योर ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। This is Rupendra Shekhawat signing off. Jai Hind and I'll see you in the next one.